नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने विदेशी कंपनियों का आगमन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस प्रकार से उत्तर मुगल काल में बादशाह हुए, उनका क्या योग्यता था, क्या अयोग्यता था, किस प्रकार से मुगल बादशाहों ने किस प्रकार से अंग्रेजों को एक तरह से सहायक के रूप में काम किया, किस प्रकार से अंग्रेज स्थापित हुए। और आज हम लोग उत्तर मुगल काल के बादशाहों के बारे में जानेंगे। जरा हम समझ लें कि उत्तर मुगल काल होता क्या है। सबसे पहले इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे कि उत्तर मुगल काल होता क्या है। उत्तर मुगल काल का अर्थ है, मैंने कल भी बताया था आपको और पहले भी वीडियो में बताया है कि मुगल काल की स्थापना बाबर के द्वारा तो की जाती है, लेकिन मुगल काल का जो टाइम पीरियड हम मानते हैं वो 1707 तक ही मानते हैं। 1707 में ऐसा क्या हुआ था कि हम लोग मुगल काल की स्थापना उसको मानते हैं, और मुगल काल की स्थापना नहीं, मुगल काल की स्थापना नहीं, मुगल काल का अंत एक तरह से मानते हैं और उत्तर मुगल काल की शुरुआत मानते हैं हम। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए 1707 की घटना की हम याद करते हैं कि किस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही 1707 से ही उत्तर मुगल काल का समय माना जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिएगा, इस चीज़ को जानिएगा। आज हम लोग उत्तर मुगल काल को शुरू कर रहे हैं। पूरा का पूरा उत्तर मुगल काल आपको 2 चैप्टर में प्राप्त होगा, 2 वीडियो में प्राप्त होगा, आप ध्यान दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आज से ये भी है कि हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स भी प्राप्त हो जाएगी। आज के उत्तर मुगल काल का नोट्स भी आज से प्राप्त हो जाएगा। आप लाइक, कमेंट और शेयर करके ये बताइएगा हमें कि कैसा लगा ये PDF देने का तरीका हमारा। इस चीज़ को आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे का कमेंट भी आ रहा था और बहुत सारे का कॉल भी आ रहा था कि भैया नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। ठीक है, तो हम नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ाई अगर कीजिएगा ठीक से तो हम आपके साथ हैं, आप एकदम जोर शोर से पढ़ाई कीजिए। आइए जानते हैं उत्तर मुगल काल के बारे में कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य वंशजों ने किस प्रकार से भारत को अंग्रेजों के गोद में भेज दिया, किस प्रकार से गलत गलत फरमान जारी किए गए और अंग्रेजों के हिस्से में भारत चला गया, हमारा भारत गुलाम हो गया। आइए आज जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, उत्तर मुगल काल का अगर शुरुआत माना जाए तो 1707 में माना जाता है। और उत्तर मुगल काल की शुरुआत जब हम आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाएंगे औरंगजेब के बारे में, तो बताएंगे उत्तराधिकार का युद्ध। जैसे औरंगजेब के कुछ पुत्र थे और उन्हीं पुत्रों में बहादुर शाह प्रथम एक पुत्र था, और बहादुर शाह प्रथम जो था इसी को शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 707 से 712 तक रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात बहादुर शाह प्रथम के बारे में ये जानना होगा। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये बहादुर शाह जफर नहीं है, बहादुर शाह प्रथम है। जफर इनके साथ नहीं लगता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। आपको कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं हम कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में। अगर पता करें इनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम मौजम था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इनको शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। कितना अजीब है कि एक बादशाह को शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी, और ये उपाधि इसलिए ही मिला था इसको, है ना, क्योंकि औरंगजेब के बाद मैंने बताया कि जितने भी मुगल बादशाह बने औरंगजेब के बाद, वो सारे मुगल बादशाह जो थे वो अयोग्य ही साबित हुए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसको कोई मतलब ही नहीं था शासन से, किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था शासन से, है ना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य विलासिता में डूबे हुए रहे, कोई विशेष कार्य इन्होंने नहीं किया। इसीलिए बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दी जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से मनन करना है, इसको याद करना है इसको। आइए जानते हैं शाह बेखबर। 1711 की अगर बात करें तो 1711 में केटलर आयोग आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जेसुआ केटलर इनका नाम था। ये एक डच आयोग था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये जो कोर्स करवाया जा रहा है आपको फुल्ली BPSC और JPSC को बेसिस रख के करवाया जा रहा है। निम्न एग्जामों में भी बहुत सहायक होंगे ये, इस चीज़ को आप समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं लाइव आकर और आप लोगों का तैयारी अच्छा से करवा सकूं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए जानते हैं जेसुआ केटलर के बारे में। ये एक डच आयोग था जो
बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था ताकि डचों को फिर से क्या हो सके, फिर से स्थापित किया जा सके और फिर से डच अपने व्यापार को बढ़ा सके, है ना। लेकिन यहाँ पर जानिएगा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आता है कि एक लेडी का नाम आता है, एक औरत का नाम आता है जूलियाना। बताइए, जोशुआ केटलर को डच आयोग का अध्यक्ष बना के भेजा गया, इसीलिए तो केटलर आयोग कहा जाता है इनको, है ना। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली बात थी वो जूलियाना थी, और जूलियाना से बहादुर शाह प्रथम इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि आपको क्या बताए, उसको बीबी फिदवा जैसे उपाधियों से नवाज दिया बहादुर शाह प्रथम। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अभी तक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको संपूर्ण यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि केटलर आयोग में किस महिला की सबसे बड़ी भूमिका थी, तो केटलर आयोग में सबसे बड़ी भूमिका बीबी फिदवा की थी, यानी बीबी फिदवा इसका उपनाम था, जूलियाना इसका मूल नाम था। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को मनन कीजिएगा। आइए जानते हैं, ये पूरे मुगल बादशाहों में एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह हुआ जो शिया मतावलंबी था। आप लोग गौर कर सकते हैं कि पूरे दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ जो शिया मतावलंबी था। आपको बताना है उसका आंसर, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर बताएं, है ना। उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र मुगल बादशाह, एकमात्र सुल्तान जो शिया मतावलंबी था। शिया और सुन्नी दो संप्रदाय होते हैं मुस्लिमों के, जिसमें से शिया मतावलंबी था कौन, सुल्तान, ये आपको बताना है। और यहाँ पर मुगल बादशाहों में आप जानिए कि एकमात्र मुगल बादशाह जो शिया मतावलंबी था वो बहादुर शाह प्रथम ही था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि बंदा बहादुर का विद्रोह। अब समझिए इसको बेहतर तरीके से कि बंदा बहादुर थे कौन और बंदा बहादुर का विद्रोह क्यों हुआ, है ना। आपको भली भांति मालूम है कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई। और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो सिखों के सबसे बड़े लीडर के रूप में बंदा बहादुर उभरे। और आपको भली भांति मालूम है कि जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था, औरंगजेब ने तेज बहादुर को मरवा दिया था, और उसी समय से इनकी दुश्मनी चलते आ रही थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मनन करना है इसका, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में कि बंदा बहादुर का विद्रोह क्यों हुआ, बंदा बहादुर क्यों इसके लिए फेमस हुआ इसके समय में, कि बंदा बहादुर एक बहुत ही अच्छा लीडर था। सिखों के लीड कर रहे थे, ये सिखों को लीड कर रहे थे। लेकिन मुस्लिमों का दमनकारी, जो मुगल बादशाहों का दमन था सिखों के प्रति, वो अभी भी उजागर था। इसलिए बंदा बहादुर ने क्या किया, बंदा बहादुर ने सिखों के अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया, क्योंकि 10वें गुरु तो इनके मर चुके थे। 1708 में 10वें गुरु इनके मर जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है। 1707 में जब गुरु गोविंद सिंह जीवित थे तो गुरु गोविंद सिंह को मनसब प्रदान करने वाला ये एकमात्र बादशाह था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह को, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को मनसब किसने प्रदान किया था, तो गुरु गोविंद सिंह को मनसब प्रदान करने वाला बहादुर शाह प्रथम ही था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय बहादुर शाह प्रथम था कहाँ, तो जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय बहादुर शाह प्रथम अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान का सूबेदार था ये। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जगह जगह से ये छांट कर लाए गए हैं, विभिन्न क्वेश्चन बैंकों से निकाल कर लाए गए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट है ये दोस्तों। इस चीज़ को आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ, और भी सब्जेक्ट पर, सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, झारखंड पर, बिहार पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, भूगोल पर आप समर्थन कीजिए। मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूँगा और आपका अध्ययन करवाता रहूँगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय ये अफगानिस्तान में था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सामने आती है कि देख लीजिए, यहाँ पर जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होता है। किसी भी व्यक्ति का लेखा जोखा भगवान के पास नहीं होता है। अब हर व्यक्ति का लेखा जोखा यहीं पर भुगत के जाना पड़ता है। आपको हम बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध का मतलब होता है कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, इस तरह से सोचकर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और उत्तराधिकार के युद्ध में दोस्तों
बहादुर शाह प्रथम ने अपने सभी भाइयों को मारते हुए, अपने सभी भाइयों को पराजित करते हुए अपने उत्तराधिकार को लिया था। और इसी बात का इसको भुगतना पड़ा। भगवान ने ये नहीं चाहा, अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि किस प्रकार से बहादुर शाह प्रथम रहे। और जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई तो इनके भी बेटे में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। और ये उत्तराधिकार का युद्ध इतना भीषण हुआ कि अपने बाप को दफनाने तक का इनको मौका नहीं मिला, इनके पुत्रों को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई बार बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि उत्तराधिकार के युद्ध के कारण लगभग 10 हफ्तों तक इनके शव को दफनाया नहीं गया था, बहादुर शाह प्रथम के शव को। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जीवन में व्यक्ति को इंसान कमाना चाहिए, धन नहीं। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को समझिए। 10 हफ्तों तक इसके शव को दफनाया गया। बताइए दुर्भाग्य भी क्या उस बादशाह का, उत्तर मुगल काल के बादशाह का, जिसके शव को दफनाया ही नहीं गया 10 हफ्ते। इस चीज़ को समझिए। जीवन भर राजो शान से जिया, जीवन भर ऐशो आराम से जिया, और जब मर गया तो 10 हफ्ता, आप समझ सकते हैं कि लगभग 70 दिन तक इसके शव को दफनाया नहीं गया। कितना दुर्भाग्य था इनका, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से बहादुर शाह प्रथम के बारे में। अब जानिए कि बहादुर शाह प्रथम के बाद इसका पुत्र जहांदार शाह बनता है शासक। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो सारे के सारे अयोग्य ही सिद्ध हुए। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अब इस बात को आप समझिए कि लंपट मूर्ख के नाम से क्यों जाना जाता है जहांदार शाह को, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, लंपट मूर्ख के नाम से। आप आगे जानिएगा कि क्यों इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। देखिए जहांदार शाह के समय में एक व्यक्ति का नाम आता है जुल्फिकार खां का। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसका नाम आता है, जुल्फिकार खां का। और जुल्फिकार खां के सहायता से ही जहांदार शाह क्या बना, शासक बना। और जुल्फिकार खां को इसने क्या बना दिया, वजीर बना दिया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये इतना मूर्ख, इतना अयोग्य था। आप देख सकते हैं इसका कार्यकाल 1712 से 1713 तक का ही है। ये अयोग्यता ही तो सिद्ध करता है दोस्तों। राजतंत्र में कोई व्यक्ति 1 साल शासन करके और हट जा रहा है तो इस बात का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं अयोग्यता उसमें कूट कूट के भरी हुई है। इस चीज़ को आप जानिएगा। 1712 से 1713 तक का इनका कार्यकाल था जहांदार शाह का। इस चीज़ को समझिएगा। जुल्फिकार खां इसके समय में वजीर के पद पर था। और वजीर के पद पर रहते हुए जुल्फिकार खां ने सारे शासन व्यवस्था को देखा। मूल रूप से वास्तविक शासक जुल्फिकार खां नहीं था, सिर्फ जहांदार शाह को क्या बनाया गया था, शासक बना दिया गया था। इस चीज़ को समझिए। बड़ा महत्वपूर्ण बात, ये 1 साल में ही इतना काम करेगा अजीब अजीब कि जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आप समझिए इस बात को कि इसने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दे दी। आप जानिएगा मिर्जा राजा के बारे में, जब हम पढ़ाएंगे शिवाजी ये सब के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर तरीका से मालूम होगा कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और इसको मालवा का सूबेदार घोषित कर दिया, मालवा का शासक घोषित कर दिया। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और इसको गुजरात का शासक घोषित कर दिया, गुजरात का सूबेदार घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इन दोनों को इसने 7000 मनसब भी प्रदान किया। आपको मनसब के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि अकबर के शासनकाल में पढ़ाएंगे। मनसब का अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए कि मनसब का अर्थ क्या होता था। ये जात और घोड़ों और सवार के आधार पर मनसब बांटा जाता था कि किसको कितना घोड़ा देना है, किसको कितना सवार सैनिक देना है, किसको कितना जात सैनिक देना है। इसके आधार पर मनसबदारी प्रथा को लाया जाता था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। आपको अगर जानकारी हो मध्यकालीन इतिहास का तो आप जानिएगा कि जजिया को लगाने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था भारत में। और उसको समाप्त किया था फिर मुगल काल के बादशाह अकबर ने। और फिर से औरंगजेब ने जजिया को लगाया और अंतिम रूप से जहांदार शाह ही जजिया को समाप्त करेगा। इसके बाद जजिया लगेगा नहीं कभी। इस चीज़ को आप ध्यान में समझिएगा। अब देखिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। कहा जाता है कि इसका संबंध एक लाल कुंवरी नामक एक वेश्या से था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बताइए, जिस व्यक्ति का लत इस प्रकार का हो, क्या उस व्यक्ति का साम्राज्य आगे बढ़ सकता है? और यही कारण था, एक शासक होते हुए भी ये पागल था लाल कुंवरी के पीछे
कितना भी पागल था, जो बोलती थी लाल कुंवरी। एक तरह से बोल दीजिए कि कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि लाल कुंवरी का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता था इसके शासनकाल में। बताइए, एक शासक है, उसकी पत्नी है, वो हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन एक वैश्या है जिसके पास सिर्फ खूबसूरती है और वो हस्तक्षेप कर रही है। और शासन में हस्तक्षेप करने के कारण ही दोस्तों इसका एक भतीजा होगा, नाम होगा फर्रुखसियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्रुखसियर इसका भतीजा है ना, फर्रुखसियर भतीजा। ये देखिए, लाल कुंवरी से सिर्फ प्रेम ही नहीं करता था, लाल कुंवरी के आगे इतना ये झुक चुका था, इतना ये एक तरह से कहिए इसको कि इतना बर्बाद हो चुका था ये लाल कुंवरी के चक्कर में, है ना, कि उसके परिवार वालों को, लाल कुंवरी के परिवार वालों को ये क्या करता था, लाल कुंवरी के परिवार वालों को उच्च उच्च पदों पर आसीन करते गया और अपने राज्य सिंहासन को भी ये धीरे 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 लाल कुंवरी के हस्तक्षेप से भरता चला गया। और ये बात इसके परिवार वालों को पसंद नहीं आया, जहांदार शाह के परिवार वालों को पसंद नहीं आया। इसलिए इनका जो भतीजा होगा फर्रुखसियर इसका विरोध करेगा। और अंतिम रूप से आपको मालूम है कि एक बंधुओं के बारे में आपको बताएंगे, फर्रुखसियर के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सैयद बंधुओं की सहायता से, उसमें अब्दुल्ला अली और हुसैन अली का नाम आएगा, आपको हम बताएंगे, चर्चा करेंगे अभी आगे ही वीडियो में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। सैयद बंधुओं की सहायता से इसकी हत्या करवा देता है कौन, जहांदार शाह की फर्रुखसियर हत्या करवा देता है और लाल कुंवरी की भी हत्या करवा देता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। जहांदार शाह ने एक और गलत कृत्य किया, इसको लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है, इस बात से प्रूफ हो रहा है, ध्यान से समझिए। जहांदार शाह ने एक और गलत कृत्य किया कि भारत में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत इसने कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट्स करते चलें, बहुत बेहतर नोट्स बनेगा। हम तो नोट्स भेजने का वादा ही किए हैं, लेकिन आप खुद से नोट्स बनाइएगा, वो बहुत बेहतर रहेगा। अपना नोट्स बहुत बेहतर होता है, वो ही आपको आगे बढ़ाएगा। नोट्स देने के लिए तो हम भी नोट्स दे देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि आप खुद का नोट्स बनाएं, बहुत अच्छा से बनाएं, है ना, ताकि आप आगे बढ़े। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अब ये क्या गलत काम था इजारेदारी व्यवस्था, आप इस चीज़ को समझिए। पहले क्या होता था कि किसानों से शासक क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। अब शासक वर्ग के लोग हैं, किसी किसान का अच्छा फसल हुआ तो ठीक, खराब फसल हुआ तो ठीक, मैनेज करके चला जाता था। किसान टैक्स देते थे हुजूर हुजूर करके, और शासक को रिझा भी सकते थे और टैक्स को कम भी करवा लेते थे किसान। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत कर दी जहांदार शाह ने। और ये इजारेदारी व्यवस्था क्या था दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिएगा। इजारेदारी व्यवस्था था कि अब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भूमि जमींदारों को दिया जाने लगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। समझिए कॉन्ट्रैक्ट क्या था, है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या था, बोला जाता था कि इस जमींदार को इतना ज़्यादा भूमि, मान लीजिए 10 कट्ठा भूमि, है ना, 10 साल के लिए लीज पर दे दिया गया, और यह जमींदार हर एक वर्ष 2-2 हज़ार रुपया शासक के दरबार में पहुंचाएगा, बादशाह के दरबार में पहुंचाएगा, है ना। अब जमींदार क्या होते थे, बादशाह के दरबार में 2,000 रुपया पहुंचाने के चक्कर में, चाहे किसान के फसल हो या किसान का फसल ना हो, है ना, उसकी चाहे किसान का फसल हो या किसान का फसल ना हो, लेकिन फिर भी उस पर जुल्म ढाकर, है ना, उसको परेशान करके और उस पैसा को वसूलते थे। क्योंकि देखिए, जब तक मुग़ल बादशाह तहसीलते थे, मुग़ल बादशाह को किसी का हिसाब नहीं देना पड़ता था। लेकिन जब से इजारेदारी व्यवस्था आई थी, तब से जमींदारों को उनका भी हिसाब देना था और अपना भी बचाना था। तो क्या वो छोड़ेंगे किसानों का पैसा, और ये गलत कृत्य था। इस चीज़ को जानिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, आप नोट्स करते चले, मेरी बातों को माने, आप समझे, ये सब अनुभव है हमारा, आप मेरी बातों को माने, आप नोट्स करते चले। मैं PDF भी भेज दूंगा, लेकिन आप नोट्स करते चले, मेरी बातों को माने इस चीज़ को। आइए जानते हैं, इजारा व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने समझ दिया। लाल कुंवरी के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेगा इसका। लाल कुंवरी पूछा जाता है कि किस बादशाह के शासनकाल में लाल कुंवरी नामक वैश्या का हस्तक्षेप था, तो वो जहांदार शाह ही था। बताइए, एक वैश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया था ये पगला, इसी वजह से तो इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। 1 साल के अंदर में शासन समाप्त हो गया, है ना। इस चीज़ को समझिएगा। और इसकी हत्या सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर इसके भतीजे ने करवा दी, और इसके भतीजे ने हत्या करवा के दोस्तों फिर खुद शासक बना। सैयद बंधुओं की सहायता से आप यहाँ देख सकते हैं, खुद शासक बना
फर्रुखसियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1713 से 1719 तक इसका शासनकाल रहेगा। इस चीज को आप समझिएगा। देखिए यहाँ गद्दारी का आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए जानते हैं कि सैयद बंधुओं के साथ मिल करके किसने, फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के साथ मिल करके और अपने चाचा जी की हत्या करवा दी, जहांदार शाह की हत्या करवा दी, और सैयद बंधुओं की सहायता से वो क्या बन गया, शासक बन गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आइए सैयद बंधु कौन थे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा सैयद बंधुओं के बारे में। सैयद बंधु तो भाई थे अब्दुल्ला अली और हुसैन अली। अब्दुल्ला अली को हसन अली के नाम से भी जाना जाता था। इस चीज़ को याद रखिएगा। इन लोगों ने उत्तर मुगल काल में किंग मेकर की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किंग मेकर की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा कि किन बंधुओं ने किंग मेकर की उपाधि धारण की थी उत्तर मुगल काल में, तो सैयद बंधुओं ने। कौन कौन थे उसमें, अब्दुल्ला अली या इन्हीं को हसन अली, और एक थे हुसैन अली। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब इन लोगों ने गद्दारी करके जहांदार शाह को मरवा दिया और फर्रुखसियर को शासक बनाया, तो इसको इनका इनाम भी मिला फर्रुखसियर से, है ना। देखिएगा आप यहाँ पर कि सैयद बंधुओं की सहायता से ये शासक बना और जुल्फिकार खान की हत्या करवा दी। और सैयद बंधुओं में हसन अली को फर्रुखसियर ने वजीर की उपाधि दी, वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, और इसको मीर बख्शी की उपाधि दी यानी कि सेनापति की उपाधि दे दिया हुसैन अली को। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इस चीज़ को समझिएगा। देखिए गद्दारी तो यहाँ हुआ और गद्दारी का सजा भी फर्रुखसियर को मिलेगा, क्योंकि गद्दारों का कोई जगह ही नहीं रहता है। आपने देखा होगा मध्यकालीन इतिहास में जयचंद के बारे में, मोहम्मद गौरी ने उसी की सहायता से मुस्लिम सत्ता की स्थापना की भारत में, और अंत में उसको गद्दार कह के उसको चंदावर के युद्ध में मार दिया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। गद्दारी कभी भी सफल नहीं हो पाता है। यद्यपि विभीषण धर्म के साथ ही था दोस्तों, लेकिन था तो गद्दार अपने भाई के लिए। आज जब भी गद्दारी का नाम आता है तो विभीषण का नाम पहले आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जुल्फिकार खान की हत्या करवा दी। ये वही जुल्फिकार खान है जिसकी सहायता से जहांदार शाह क्या बना था, शासक बना था। तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया। और एक चीज़ और जानना है इसके बारे में कि फर्रुखसियर को ही घृणित कायर शासक के नाम से जाना जाता है। क्यों घृणित कायर शासक के नाम से जाना जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आप लोगों को जब हम कल की क्लास में फरमान के बारे में पढ़ा रहे थे, तो फरमान के बारे में हम लोगों ने बताया था कि 1717 में फर्रुखसियर को, आइए जानते हैं, यहाँ देख लीजिए आप, लिखा हुआ है 1717 का शाही फरमान इसी ने जारी किया था। क्या था ये शाही फरमान, इसको दस्तक भी बोला जाता था, है ना। कहा जाता है कि 1717 के समय में फर्रुखसियर को एक पीठ का फोड़ा हुआ और बहुत लाइलाज फोड़ा था। ये फोड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था और फर्रुखसियर को बड़ा पीड़ा हो रहा था। फर्रुखसियर ने ऐलान करवा दिया कि जो भी उनके फोड़े को ठीक कर देगा उसको वो मुंह मांगा इनाम देगा। और हैमिल्टन नामक व्यक्ति ने, एक डॉक्टर ने, जो अंग्रेज डॉक्टर था, उसने इनके फोड़े को ठीक किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हैमिल्टन के दिए गए उपचार के बाद अंग्रेजों ने इनसे फरमान ही तो मांगा, दस्तक ही तो मांगा। और ये पगला इतना पागल था कि इन लोगों ने, इसका मंशा समझ में नहीं आया अंग्रेजों का, है ना, और इसने फरमान जारी कर दिया। मैंने फरमान के बारे में बता रखा है पिछली वीडियो में, लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा आपको। आप इस चीज़ का अध्ययन करते रहिएगा। पीछे के वीडियो में है क्या था फरमान, शाही फरमान, इस चीज़ को समझिए। यहाँ चूंकि फर्रुखसियर की चर्चा कर रहे हैं हम, तो शाही फरमान के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। आप समझिए इस बात को। ये शाही फरमान जो दिया 1717 में, इस शाही फरमान के तहत अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का छूट मिल गया। एक प्रकार का दस्तावेज होता था वो, और दस्तावेज दिखाने के साथ ही अंग्रेजों को मुगल शासक जो थे, या मुगलों के जो टैक्स चुंगी वगैरह वसूलते थे, है ना। चुंगी कर का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर जो टैक्स लगता है उसको चुंगी कर कहते हैं। वो चुंगी इनको लगता ही नहीं था। पूरे बंगाल में ये विशुद्ध रूप से क्या करते थे, व्यापार करते थे पूरे बंगाल में।
और बंगाल आज के जैसा छोटा बंगाल नहीं है दोस्तों। बंगाल उस समय उड़ीसा, बिहार, वर्तमान झारखंड और बंगाल को मिला के पूरा बंगाल था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानेंगे। सूरत को लीज पर मिल गया इसको, है ना, 10,000 के सालाना पर सूरत लीज पर दे दिया इस फरमान के तहत। और ये फरमान का दुरुपयोग अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा किया और एक तरह से कह सकते हैं कि ये फरमान अंग्रेजों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए जानते हैं। 1716 में बंदा बहादुर को इसी ने फांसी दे दी थी, क्योंकि बंदा बहादुर का विद्रोह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। आपको बताए थे कि बंदा बहादुर का विद्रोह शुरू हुआ था बहादुर शाह प्रथम के समय में, और बंदा बहादुर इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा था कि इन लोगों ने बोला, फारूक सियर ने बोला कि बाबू अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो गया, अब तुमको पकड़ेंगे और उसके बाद फांसी देंगे। बगैर फांसी देले छोड़ा नहीं और अंतिम रूप से फांसी के तख्ते पर इसको चढ़ाकर ही छोड़ा। और इसके साथ ही एक सिख नेतृत्वकर्ता का अंत हो गया दोस्तों 1716 में। आपसे पूछेगा कि 1716 में बंदा बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी या फांसी किसने दे दिया था, तो फारूक सियर के फरमान के जरिए ही ये हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अजीत सिंह के पुत्री से इसने विवाह कर लिया। आप देख सकते हैं ये वही अजीत सिंह है जिसको जहांदार शाह ने क्या किया था, शासक बनाया था, मालवा का शासक बनाया था, गुजरात का शासक बनाया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अजीत सिंह की पुत्री से इसने विवाह कर लिया। इस चीज़ को देखिएगा। जयसिंह को इसने सवाई की उपाधि दी और आप लोग जानते हैं कि सवाई जय सिंह ही जयपुर सिटी के संस्थापक थे दोस्तों। इस चीज़ को आपको जानना है कि जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह ही थे, जिसको सवाई की उपाधि फारूक सियर बादशाह ने दिया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं। देखिए इसका अंत किस प्रकार से होगा। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि जो गलत करेगा उसको भोग के ही जाना होगा। किसी का लिखा या किसी का किया ऊपर नहीं जाता है। और इसने गलत किया था अपने चाचा के साथ। और देखिए जिस सैयद बंधुओं की सहायता से इसने गद्दी को अपनाया, उन्हीं सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या करवा दी। देखिए ध्यान से देखिए, मराठाओं और हुसैन अली के बीच में एक संधि हुआ कि फारूक सियर जो है अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और इसका कारण यही था दोस्तों कि फारूक सियर सैयद बंधुओं को वैल्यू नहीं देने लगा था, क्योंकि फारूक सियर को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं सैयद बंधु अगर शासक को बना सकते हैं तो शासक को ख़त्म भी कर सकते हैं। और वही चीज़ हुआ भी। और इस लोगों को वैल्यू ही नहीं देने लगा फारूक सियर को। फारूक सियर ने किसको, सैयद बंधुओं को, यानी अब्दुल्ला अली और हुसैन अली को नहीं वैल्यू देने लगा, है ना। जिसके कारण बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा मराठाओं के बालाजी विश्वनाथ, इन्हीं के पुत्र बाजीराव प्रथम हैं। आपको बताएंगे जब मस्तानी, बाजीराव मस्तानी आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, ये बाजीराव प्रथम का ही कहानी था। उनकी प्रेम कथा ही थी मस्तानी के साथ। और ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र ही थे। हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि हो गया और इस संधि के तहत फारूक सियर को सबसे पहले सैयद बंधुओं ने अंधा कर दिया। और अंधा करने के 10 दिन के बाद फारूक सियर की हत्या करवा दी। देख लिया आपने गद्दारी का नतीजा। जब घर में कोई बाहर वाला आने लगता है तो समझ लीजिए घर विध्वंस की ओर बढ़ रहा है। और वही विध्वंस उत्तर मुगल काल के शासकों के साथ हुआ। सैयद बंधुओं ने क्या कर दिया, फारूक सियर की हत्या करवा दी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब जब फारूक सियर की हत्या करवाई तो कोई वंश वाला ही तो बनेगा शासक, सैयद बंधु तो बन नहीं सकते हैं। आप लोग पढ़िएगा, मध्यकालीन इतिहास के समय से ही चलते आ रहा है कि किस प्रकार से शासक के पद को वंशानुगत कर दिया गया था कि कोई वंश का ही होगा जो शासक बनेगा। सैयद बंधु शासक बन नहीं सकते थे। अगर बनते तो खुद बन जाते। किंग मेकर की उपाधि धारण की थी इन्होंने, राजा बनाने वाला, है ना, लेकिन बन नहीं सकते थे, मजबूरी था। इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इन लोगों ने रफ़ी-उद-दर्जात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रफ़ी-उद-दर्जात को शासक बनाया, जो बेचारा दुर्भाग्यवश 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक ही रहा। मात्र आपको दिखेगा कि लगभग 3-4 महीना का समय है, 5 महीना का समय है। इस चीज़ को आप जानिए क्या हुआ था रफ़ी-उद-दर्जात के साथ। सबसे पहला पॉइंट तो ये सैयदों के सहायता से बना, यानी सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब रफ़ी-उद-दर्जात को बनाया गया शासक तो अकबर द्वितीय का पुत्र था निकुसियर। अकबर द्वितीय आगे शासक बनेंगे, आपको बताएंगे उत्तर मुगल काल में। ये पहला पार्ट है दोस्तों। अगला पार्ट कल आएगा आपका, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं
निकुसियर का विद्रोह हुआ जो अकबर द्वितीय का पुत्र था, और अकबर द्वितीय का पुत्र निकुसियर ही था जिसने विद्रोह किया था। आपसे पूछ देगा कि निकुसियर का विद्रोह रफ़ी-उद-दर्जात के समय में ही हुआ था। इस चीज़ की आपको चर्चा करनी है, ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी मृत्यु मात्र 6 महीना के पश्चात क्षय रोग से, टीबी रोग से हो जाती है। आपसे क्वेश्चन क्षय रोग से भी पूछा जाएगा, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या आप लोगों का समर्थन रहा तो मैं सारे सिलेबस को कवर करवाऊंगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। क्षय रोग को काक रोग, तपेदिक रोग, है ना, काक रोग, तपेदिक रोग, क्षय रोग, टीबी, ये सारा का सारा चीज बोला जाता है। अगर रफ़ी-उद-दर्जात के बारे में पूछे कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु, है ना, क्षय रोग से हुई थी, यानी टीबी के रोग से हुई थी या काक रोग से हुई थी, तो वो रफ़ी-उद-दर्जात ही थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इस चीज़ को जानिएगा। अब जब रफ़ी-उद-दर्जात की मृत्यु हो गई तो सैयद बंधु तो पगला गए हैं कि साला जिसको भी बना रहे हैं वो मर जा रहा है। फारूक शेर को बनाए, वो हमारे खिलाफ ही बोलने लगा। रफ़ी-उद-दर्जात को बनाए, वो मर गया क्षय रोग से। अब बनाए तो बनाए किसको? अब इन लोगों ने बनाया एक दूसरे व्यक्ति को, नाम था रफ़ी-उद-दौला, किंग मेकर थे, बताइए, राजा बना रहा है इन लोग, है ना। रफ़ी-उद-दौला जो 6 जून 17 सितंबर तक, 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक ही रहा। देखिए यहाँ पर यही अयोग्यता का कारण होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि 1719 में ही 2 गो टपक गया, 2 गो चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। 1719 में बताइए, राजा बना था 20 साल 25 साल, अकबर के जैसा 49 साल शासन कर सकता था, लेकिन नहीं, है ना। गलत के साथ गलत ही होता है, इतिहास आपको यही बताता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। रफ़ी-उद-दौला के बारे में, है ना, रफ़ी-उद-दौला के बारे में याद रखिएगा, इसके पास करनी धरनी कुछ नहीं था, लेकिन इसने उपाधि किसकी धारण की? शाहजहां द्वितीय की। बताइए, न मुमताज महल है इसके पास, न ताजमहल इसने बनवाया, उपाधि धारण किया शाहजहां द्वितीय की। इतना खतरनाक, सिर्फ उपाधि ही धारण करने में रह गया इन लोग, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन आपके लिए छोड़ के चला गया, उपाधि इन लोग धारण कर रहा है और आपको टेंशन दे रहा है। आपको तो याद करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि शाहजहां द्वितीय ने इस चीज़ की उपाधि धारण की थी। रफ़ी-उद-दौला ही था जो शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना गया। अंतिम रूप से इसकी पेचिस से मृत्यु होगी। बताइए, इतना खाया कि पेचिस का मतलब तो आप समझते होंगे, है ना, कि लैट्रिन करते करते इसका मृत्यु हो गया, डिहाइड्रेशन से, पेचिस से मृत्यु हो गई। आपको बताना है कि पेचिस से किस धार्मिक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, आपको बताना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही था कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान शिया मतावलंबी था। इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ कि गौतम बुद्ध भगवान की मृत्यु पेचिस या अतिसार रोग से हो गई थी। अतिसार उसी को बोला जाता है, पेचिस रोग से हो गई थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप नोट्स हमारे साथ करते चलें, स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका भी देता हूँ। नोट्स अपना खुद से बनाएं। अगर आपने खुद से नोट्स बना लिया और जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आपको किसी भी ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मेहनत को आप लोग साकार करके दिखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होगा। आप लोगों का समर्थन रहा, हर जगह शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, है ना। सारा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा दूंगा और एक बेहतर क्वालिटी का आप कहीं से भी मिला सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिएगा, हर कंटेंट में यहाँ दूंगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखा करें हमको। धन्यवाद, आप स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद, गुड नाइट।